पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये भारत की नेबरिंग कंट्रीज कहलाते हैं। पर आज ये सारे देश किसी न किसी इंस्टेबिलिटी से जूझ रहे हैं। कहीं मिलिट्री गवर्नमेंट है तो कई जगह गवर्नमेंट अपने पूरे टर्म से पहले ही बिखर जाती है। कोई देश कर्ज से गुजर रहा है तो किसी में भुखमरी बढ़ती जा रही है। लेकिन इनके ऐसे हालात होने के पीछे एक चीज कॉमन है और वो है यूएसए और चाइना। इन दोनों को देख के ऐसा नहीं लगता कैसे ये सुपर पावर बनने की होड़ में आज इन सब कंट्रीज को स्केपगोट बना रही हैं। इसका फ्रेश एग्जांपल है बांग्लादेश, जहां प्रोटेस्ट शुरू तो एज अ स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए थे, मगर अचानक ही वो वायलेंट प्रोटेस्ट में तब्दील हो जाते हैं और इस कदर कि वहां के प्रधानमंत्री को बीच स्पीच में ही देश से भागना पड़ गया। जिस देश को अब तक राइजिंग टाइगर के नाम से जाना जा रहा था, अब उसे फेलिंग कंट्री के नाम से जाना जा रहा है। तो ये सवाल भी आता है कि क्या सच में ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट थे? कैसे यूएसए और चाइना इसे कंट्रोल करता है और क्या इसी बहती गंगा में पाकिस्तान ने भी हाथ धो लिया? चलिए जानते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। 1971 ये वो साल है जब बांग्लादेश को आजादी मिलती है और वो ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बन जाता है। इस आजादी को दिलाने के लिए शेख मुजीबुर रहमान और मुफ्ती बाहिनी फोर्स सबसे आगे खड़े थे। इस जंग में उन्होंने बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस किए। जब बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना तब एक कोटा सिस्टम तैयार किया गया था, जिसमें 56% कोटा स्पेशल कैटेगरीज के लिए अलॉट किया गया था। इसमें से 30% जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर था, वो उन्हें दिया गया जो इस फ्रीडम स्ट्रगल में पाकिस्तान की फौज से लड़े थे, और ये उनके बच्चों और पोतों के लिए भी दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे ये कोटा सिस्टम गवर्नमेंट जॉब्स प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए सरदर्दी बन गया, क्योंकि ये सिस्टम कंटिन्यूअसली जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा था और जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे उनका क्वालिफाई होना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर 2018 में ये गुस्सा ऐसे फूटा कि स्टूडेंट सड़क पर प्रोटेस्ट करने निकल पड़े और इस सिस्टम को अबॉलिश करने की डिमांड की। फिर उसी साल शेख हसीना ने इस कोटा सिस्टम को खारिज कर दिया और ये मुद्दा ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन जून 2024 में बांग्लादेश के एक हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया और इस कोटा सिस्टम को दोबारा से लागू कर दिया। लेकिन इस बार स्टूडेंट्स का हुजूम ऐसा आग बबूला हुआ कि पूरे बांग्लादेश में आग सी लग गई साहब। बांग्लादेश के कोने कोने में सरकार विरोधी प्रोटेस्ट होने लगे, जिन्हें स्टूडेंट्स लीड कर रहे थे। इस बार मगर सरकार मुश्किलों में घिर चुकी थी। जब मामला हाथ से निकलता दिखा तो शेख हसीना ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और इस बिल के अगेंस्ट वहां पर पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल को रिव्यू किया और इस बार ये डिसाइड हुआ कि अब से 5% ही कोटा इन फ्रीडम फाइटर के परिवारों को मिलेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को रोक देते हैं और थोड़ी शांति बांग्लादेश में फिर से आ जाती है। लेकिन ये शांति फिर से अशांति लेकर आती है और स्टूडेंट्स फिर से सड़कों पर उतर आते हैं और इस बार उनकी डिमांड्स कुछ और ही होती हैं। वो 9 डिमांड पॉइंट्स लेके आते हैं, जिसमें उनकी मांग थी कि 1 महीने के प्रोटेस्ट में पकड़े गए सारे स्टूडेंट्स को छोड़ा जाए और जिनकी मृत्यु हुई है उन्हें कंपेंसेशन भी दिया जाए। और भी ऐसे कई सारे पॉइंटर्स इसमें लिखे गए थे। लेकिन 4 अगस्त आते आते ये 9 पॉइंटर्स का एजेंडा एक पॉइंट पे आ जाता है और अब सीधा डिमांड ये थी कि शेख हसीना अपनी गद्दी से रिजाइन दे। जो प्रोटेस्ट उस दिन शांति से होने वाले थे वो अचानक ही वायलेंट बन जाते हैं और पूरे बांग्लादेश में हर व्यक्ति इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाता है और देखते ही देखते 5 अगस्त को एक बहुत बड़ी मॉब शेख हसीना के घर की तरफ अटैक करने निकल जाती है। तभी के तभी वो फैसला करती हैं और रिजाइन दे देती हैं और अपनी जान बचाकर भागने को मजबूर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बात ऐसी है जो हैरान करने वाली है। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट्स के फेवर में डिसीजन दे दिया था तो फिर से क्यों वो 9 पॉइंटर्स लेके गए और फिर एक पॉइंट पे उनका मुद्दा आके क्यों टिक गया? क्या शेख हसीना को स्टूडेंट्स ने ही भगाया है? इसका जवाब है नहीं। ये जो मूवमेंट एक स्टूडेंट मूवमेंट बनकर उभरा था, कुछ टाइम बाद इसमें ऐसे लोग शामिल हुए जो शेख हसीना को मार देना चाहते थे, ठीक वैसे ही जैसे शेख मुजीबुर रहमान और उनके फैमिली को मारा गया था। इस मूवमेंट में शामिल था एक कट्टर मुस्लिम छात्र संगठन जिसका नाम है बांग्लादेश जमाते इस्लामी। बांग्लादेश जमाते इस्लामी, जिसे पहले जमाते इस्लामी बांग्लादेश के नाम से जाना जाता था, वहां की सबसे बड़ी इस्लामी राजनीतिक पार्टी है। 1 अगस्त 2013 को बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने जमाते इस्लामी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया और इसको इलेक्शन लड़ने के लिए अनफिट बताया था। 1 अगस्त 2024 को सरकार द्वारा इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया था।
जिसके बाद इससे जुड़े लोग वायलेंटली सड़कों पे प्रदर्शन करने लग गए और शेख हसीना के घर के अंदर घुस गए। बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस से पहले इसे जमाते इस्लामी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और उस वक्त ये पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाहते थे। 1971 लिबरेशन वॉर में इस पार्टी से जुड़े फोर्सेस ने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर अपने ही नेशनलिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स को बेरहमी से मारा था। लेकिन 1971 में बांग्लादेश की आजादी के बाद नई सरकार ने जमाते इस्लामी के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे बैन लगा दिया, क्योंकि वहां की सरकार बांग्लादेश को सेक्युलर बनाना चाहती थी और ऐसे लोगों को आगे नहीं लाना चाहती थी जो बांग्लादेश में हिंसा पैदा कर सके। इसके बैन के बाद कुछ नेता पाकिस्तान में असाइलम में चले गए। वहीं शेख मुजीबुर रहमान की हत्या और 1975 में सैन्य तख्तापलट के बाद जमात ने फिर से बांग्लादेश की धरती पर पैर रखे और उन पर बैन हटा दिया गया और नई पार्टी जमाते इस्लामी बांग्लादेश का गठन किया गया। इस पार्टी से जुड़े जितने भी नेता थे उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाता है। जमात का एक सीधा एजेंडा है बांग्लादेश में शरिया लॉ लाने का और उसको एक इस्लामिक स्टेट बनाने का और गैर इस्लामिक प्रथाओं और कानूनों को गैर कानूनी घोषित करना। इनके सेंट्रल पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट को इकामाते दीन कहा जाता है, जिसका मतलब होता है स्टेट पावर को कंट्रोल करके इस्लामिक स्टेट को एस्टैब्लिश करना। लेकिन जमाते इस्लामी की नींव ब्रिटिश कंट्रोल्ड हिंदुस्तान में रखी गई थी। इसका उस वक्त मोटिव भारत में सामाजिक और राजनीतिक इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए एक आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था। 26 अगस्त 1941 को लाहौर के इस्लामिया पार्क में सैयद अबुल अला मैदूदी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। जमात ने भारत के मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य पाकिस्तान के निर्माण का भी विरोध किया था और 1946 के चुनाव में मुस्लिम लीग, जो उस समय सबसे बड़ी मुस्लिम पार्टी थी, उसका भी समर्थन करने से साफ मना कर दिया था। पाकिस्तान के निर्माण के बाद जमाते इस्लामी अलग अलग भारतीय और पाकिस्तानी राष्ट्रीय संगठनों में डिवाइड हो गया। जनरल आयूब खान द्वारा घोषित मार्शल लॉ के दौरान जमाते इस्लामी ने पाकिस्तान में लोकतांत्रिक आंदोलन में भाग लिया था साहब, जिसके बाद 1965 में ऑल पार्टी डेमोक्रेटिक अलायंस यानी TAC का गठन किया गया था। ईस्ट पाकिस्तान में जमात प्रमुख गुलाम आजम गठबंधन के सदस्य थे, जिसमें मौलाना अब्दुल हामिद खान भशानी और शेख मुजीबुर रहमान भी शामिल थे। एक इस्लामवादी पार्टी के रूप में इसकी शुरुआत हुई। इनको तब जातीय मुद्दों या फिर स्थानीय भाषाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इस्लामिस्ट यूनिटी के लिए ये आगे आए थे और इसलिए अपने अभियान में पाकिस्तान सेना का समर्थन किया था। गुलाम आजम ने युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना के सहयोग से रजाकर, अल शम्स और अल बद्र को सपोर्ट दिया। ये वही लोग थे जिन्हें उस समय बांग्लादेश नरसंहार और युद्ध अपराधों को अंजाम दिया गया, जिनमें सबसे खतरनाक था 14 दिसंबर 1971 का दिन, जब बंगाली प्रो लिबरेशन इंटेलेक्चुअल्स को सिस्टमैटिक तरीके से एग्जीक्यूट किया गया। जैसे जैसे युद्ध अपने अंत के करीब आया, उतने ही बुद्धिजीवियों को खत्म करने का अंतिम प्रयास किया गया। 14 दिसंबर 1971 को प्रोफेसरों, पत्रकारों, डॉक्टरों, कलाकारों, इंजीनियरों और लेखकों सहित पूर्वी पाकिस्तान के 200 से अधिक बुद्धिजीवियों को अल बद्र मिलिशिया द्वारा ढाका में उनके घरों से उठा लिया गया था और उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर अलग अलग जगह ले जाके उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया। इस क्रूरपन के उन्हें सजा भी दी गई। जब दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आजाद होता है और ठीक उसी समय जमात पर बैन लगा दिया जाता है और इसके शीर्ष नेता वेस्टर्न पाकिस्तान भाग जाते हैं। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट और ब्रिटेन चले गए जमाते इस्लामी के नेता गुलाम आजम की नागरिकता तक को रद्द कर दिया था। लेकिन उनके असैसिनेशन के बाद ये लोग वापस बांग्लादेश आते हैं और मिलिट्री रूल को फुल सपोर्ट देते हैं। इन्होंने सबसे पहले यंग लोगों को टारगेट करना चाहा और द इस्लामिक छात्र शिविर, जो कि इनका एक स्टूडेंट विंग था, उसके थ्रू पॉलिटिक्स में पैर जमाने शुरू कर दिए। ये अलग अलग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को अपने अंडर लाए और वहाँ की ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में दबदबा बना लिया और उन स्टूडेंट्स को ब्रेन वॉश करने का काम करते रहे। आलम यह था कि कुछ ही सालों में इस स्टूडेंट विंग का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि यूनिवर्सिटी के चुनावों में उन्हीं छात्र संगठनों को सफलता मिलती। उन्हें जमात के छात्र संगठन ने समर्थन दिया था। 1980 के दशक में जमात लोकतंत्र की बहाली के लिए एक अलायंस में शामिल हो गई। बाद में इसने जियाउर रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसे BNP के नाम से भी जाना जाता है, उसके साथ अलायंस बनाया और जमात के नेता प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के 2 टेन्योर में मंत्री पद पर भी रहे। BNP के भी जमात की तरह विचार थे और वैसे तो वो अपने आप को ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी बताती आई है, मगर वो भी रेडिकलाइज्ड ग्रुप की ही तरह बांग्लादेश में अपनी छाप छोड़ना चाहते थे। जियाउर रहमान, जो बांग्लादेश मिलिट्री के बहुत बड़े नाम थे, उन्होंने शेख मुजीबुर के बाद बांग्लादेश में राज किया और 1978 में खुद की पार्टी BNP को एस्टैब्लिश किया। जियाउर पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी अबोटाबाद से ट्रेंड ऑफिसर थे और उन्होंने एज अ कमांडर 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध भी लड़ा था,
जियाउर का मानना था कि बांग्लादेश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा धार्मिक और एक नागरिक के रूप में पहचान के संकट से गुजर रहा है, जिसमें एकता की भावना नहीं थी। इसलिए वो बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन से सेक्युलर वर्ल्ड को हटवा देते हैं और उसकी जगह इस्लाम से रिलेटेड चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में डाल देते हैं। जियाउर पूरे बांग्लादेश में इस्लाम के प्रचारक बन जाते हैं, मगर ये सब ज्यादा वक्त तक चल नहीं पाता और एक असैसिनेशन में उनको मार दिया जाता है। इसके बाद खालिदा जिया को बीएनपी की कमान दी जाती है। अब फिर 2001 में खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बीएनपी की चुनावी जीत के बाद उनके समर्थकों ने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का एक ऐसा अभियान चलाया जो कि लगभग 150 दिनों तक चलता है। इसमें लगभग 18,000 हिंदुओं पर अत्याचार किए गए, लगभग 1,000 हिंदू महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती की गई और 200 से ज्यादा महिलाओं पे ऐसे अत्याचार हुए जिनको बता पाना नामुमकिन है। उस वक्त कम से कम 5 लाख से ज्यादा हिंदू भारत भाग गए। इसके अलावा इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 1971 के बांग्लादेश अत्याचारों के दौरान हिंदुओं के खिलाफ युद्ध अपराधों के लिए 2013 में कई जमात सदस्यों को दोषी ठहराया, तो उनके समर्थकों ने हिंदुओं पर हमला करके जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने हिंदू संपत्तियों और बिजनेस को लूट लिया, महिलाओं का अपहरण किया गया और उनके साथ काली करतूतें की गईं और मंदिरों को अपवित्र भी किया गया। कुल मिलाकर 50 से अधिक हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया जाता है और 20 जिलों में फैले 1500 से अधिक हिंदू घरों को जला दिया गया, जिसमें उनका साथ दिया गया बीएनपी लीडर्स द्वारा। इसके बाद खालिदा जिया को करप्शन के केस में जेल जाना पड़ा और उनका बेटा तारिक रहमान, जिसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, वो देश छोड़कर भाग जाता है। ये वही इंसान है जो लंदन में बैठ के बांग्लादेश में काफी ऑपरेशंस चलाता आ रहा है। हाल ही में हुए बांग्लादेशी इलेक्शंस में इंडिया आउट कैंपेन इसने ही चलाया था, जिसको सपोर्ट जमात और बीएनपी लीडर्स द्वारा किया जा रहा था। तारिक रहमान के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ भी रिलेशंस काफी अच्छे बताए जाते हैं साहब। तारिक और जमात ने पाकिस्तान आईएसआई के साथ मिलकर इस प्रोटेस्ट में शेख हसीना को हटाने का प्लान बनाया था। पाकिस्तान समर्थित जमात इस्लामी ने बांग्लादेश में अवामी लीग की शेख हसीना सरकार को हटाने की साजिश कुछ साल पहले ही रचनी शुरू कर दी थी। पिछले 2 सालों में ही इस्लामी छात्र शिविर के कई कैडरों को बांग्लादेश के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में दाखिल करवाया गया था। इस्लामी छात्र शिविर यानी आईसीएस का सीधे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध जोड़ चुके थे और वो इसके कैडर को पाकिस्तान भी ले जा चुकी थी। इसके बाद आईएसआई और आईसीएस के ताल्लुकात इतने गहरे हो चुके थे कि छात्रों के नाम पर चले आंदोलन में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के स्लीपर सेल भी स्टूडेंट के फर्जी डीपी लगाकर सोशल मीडिया के माध्यम से हिंसा को भड़काने का काम कर रहे थे और इन्हीं ने ये आंदोलन इतना हिंसक बनाया था। शेख हसीना का ये भी दावा था कि जमात इस्लामी और इसकी स्टूडेंट विंग इस आंदोलन पर कब्जा कर चुकी है और हिंसा को भड़काने में लगी हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी को फंडिंग चीन द्वारा की गई थी और इस प्लान को पूरा करने के लिए वहां से काफी पैसा हर किसी को दिया गया। शेख हसीना की सरकार में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते काफी अच्छे अभी तक चल ही रहे थे और वहां के कई सारे प्रोजेक्ट्स भारत को भी मिलते थे, जिस वजह से चीन बहुत ज्यादा परेशान था और बांग्लादेश को काबू करने में उसे बड़ी दिक्कत आ रही थी। इसलिए चीन वहां ऐसी सरकार चाहता था जो उसके नक्शे कदम पर चल सके, जैसे पाकिस्तान चलता है, और वहां पर वो अपने आप को मजबूत करके भारत को कंट्रोल करना चाहता है। इससे उसका ड्रीम प्रोजेक्ट रोड एंड बिल्ट इनिशिएटिव भी पूरा हो पाएगा और ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट उसकी झोली में आएंगे। इसके अलावा शेख हसीना को उनकी गद्दी से हटाने के लिए यूएसए को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका और शेख हसीना के रिलेशंस काफी समय से खराब चल रहे थे और वो उनके विरुद्ध अपने डिसीजंस ले रही थी। धीरे धीरे यूएसए के लिए शेख हसीना दिक्कत बनती जा रही थी और इसी साल मई में शेख हसीना ने खुलासा किया था कि उन्हें एक विदेशी मुल्क से ऑफर मिला था कि अगर वो उन्हें बांग्लादेश में एयरबेस बनाने देती हैं तो चुनाव में उनकी आसानी से वापसी करवा दी जाएगी और आगे भी उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। शेख हसीना ने दावा किया था कि बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को तोड़कर वो वहां ईसाई देश बनाने की साजिश में है। ये बेस बे ऑफ बंगाल में अमेरिका बनाना चाहता है, क्योंकि ये चीन के लिए एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है और अमेरिका यहाँ चीन पे कंट्रोल करने के लिए बहुत टाइम से एक बेस बनाना चाहता था, मगर अब तक वो सफल नहीं हो पाया था। जब इस साल बांग्लादेश में चुनाव भी हुए तब हसीना की पार्टी अवामी लीग ने संसद की 300 में से 224 सीटें जीती थी, लेकिन अमेरिका इन चुनाव से नाखुश था और इन चुनाव को फर्जी करार देता है। पिछले साल ही पार्लियामेंट में भी शेख हसीना ने अमेरिका पर एक तेज तर्रार अटैक किया था, जहां उन्होंने कहा था कि अमेरिका चाहे तो किसी भी देश की सत्ता पलट सकता है और खासकर मुस्लिम देशों की, जिससे साफ जाहिर हो गया था कि इनके बीच में रिश्ते काफी वक्त से खराब चल रहे थे। बांग्लादेश के चुनाव के बाद साहब कुछ अमेरिकन डिप्लोमेट्स बांग्लादेश आते हैं, जिन्होंने बीएनपी और जमात के कुछ लीडर्स के साथ मीटिंग भी की थी
और इसके ठीक कुछ महीनों बाद पूरे बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं और इसी बहती गंगा में ये सब लोग हाथ धो लेते हैं, जिसके बाद शेख हसीना को अपनी जान बचाकर देश छोड़कर जाना पड़ा और तुरंत ही उन्होंने भारत आने का फैसला किया। तो दोस्तों, ये है वो वेस्टर्न और इंटरनल पावर्स जिनके बलबूते पर बांग्लादेश आज तबाही के मंजर पर आ खड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है, बांग्लादेश में अब कभी भी शांति बन पाएगी? कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।